हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 328 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 329 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके इस उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचे की अवधारणा उभरने का वर्णन कीजिए 150 शब्द में 20 मार्क का है। देखिए 150 शब्द की अगर बात होगी तो 20 मार्क्स नहीं होंगे, वहाँ पे फिर 300 या 250 वर्ड की बात करेगा। यानी कि ये प्रश्न आपने अपने मन से बनाकर लिखा है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर है, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना संसद के संविधान संशोधन की शक्ति से जुड़ी हुई है। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान लागू होने के बाद जब संसद ने पहला संविधान संशोधन किया, तभी से संविधान में संशोधन चर्चा और विवाद का विषय रही है। इस संबंध में कई मामलों में एससी आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट लिखना है पहले और फिर ब्रैकेट में एससी, तब आप बार बार एससी का उपयोग कर सकती हैं। यूपीएससी कहना है कि हम कोड करके डालते हैं, आप कोड करके मत डालिए। ठीक है, एससी में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को चुनौती दी गई। यह विवाद मूलतः इस बात को लेकर था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्थायी और तार्किक व्याख्या नहीं दे पाया। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार अपने निर्णय में परिवर्तन के कारण जहां संदेह की स्थिति बनी, वहीं सुप्रीम कोर्ट और संसद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। जब एससी ने संसद को संशोधन की शक्ति दी तो संसद ने मनमाने ढंग से संविधान में संशोधन किया, जिसका परिणाम यह रहा कि एससी में संसद के निर्णयों को चुनौती दी जाने लगी। अतः संसद क्यों लिख रही हैं आप हर बार, संसद आएगा। संसद स्वयं को एससी से सर्वोच्च करने का प्रयास करने लगी। यह व्यवस्था 1973 तक चलती रही। 1973 के बाद केशवानंद भारती का मामला आया। ठीक है, 1900 बाद केशवानंद भारती मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया। 13 जजों की बेंच में 7 जजों ने संविधान के मूल ढांचे के पक्ष में मत डाले व 6 में विपक्ष। अतः संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई, किंतु एससी ने मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया। एससी ने अपने इस फैसले में, एससी कितना खराब लग रहा है, मतलब ऐसा मत लिखा करिए। एससी वर्ड कहीं पे भी काम नहीं आएगा आपका। न्यूज़पेपर वाली बातें यहाँ पे नहीं चलती यूपीएससी में। ठीक है, कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार के संशोधन से संविधान को मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए। यदि संसद मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करके कोई संशोधन करती है तो उसे अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया जाएगा। न्यायालय को अधिकार है। एससी ने मूल ढांचे को स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यायालय में समय समय पर आने वाले समक्ष मामलों की प्रगति के आधार पर संविधान के मूल ढांचे की परिधि निर्धारित करेगा। देखिए, आपने इसको एक तरीके से पृष्ठभूमि बताया है ना, क्वेश्चन नहीं बताया। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपने वो नहीं बताया है, आपने ये बता दिया पूरी कहानी आज़ादी के बाद से एक एक दिन की, एक एक घटनाक्रम की। आपसे ये नहीं पूछा जाता है उत्तर में। ठीक है ना, ये जो आपने प्रश्न लिख दिया है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ का प्रश्न है। मतलब यूनिवर्सिटी में जब आप बुनियादी ढांचे को बताएं तो वहाँ पे आप ऐसे बता सकती हैं। यूपीएससी में आप नहीं बता सकती, न केवल जीएस में आप बता सकती बल्कि ऑप्शनल में भी आप नहीं बता सकती। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आया होगा सर इसको फिर करें कैसे इस प्रश्न को। तो वैसे हम इस प्रश्न को एक तो अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं, आप वहाँ से पूरा डिटेल पढ़ सकती हैं। साथ ही हम एक पीडीएफ के फॉर्म में एक आपको पेज प्रोवाइड करा दे रहे हैं, 2 पेज का है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा आंसर टाइप में आप उसे लिख सकती हैं, समझ सकती हैं क्या है। और तीसरी बात यह है कि हम उसी चीज़ को यहाँ पे भी बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले तो हम आपकी कमियां बता दें, फिर उसके बाद हम उत्तर पढ़ें। तो पहली तो कमी यही है कि आपको एससी वर्ड उपयोग नहीं करना है, आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे क्या बताया है, केशवानंद भारती 1973 में एससी ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
लेकिन इसके आगे जो एक लाइन उसने बोली थी उसे आपने नहीं बताया कि संशोधन तो कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। अब आपने गलती क्या की, यहाँ तो नहीं बताया, लेकिन आगे जब आप भटकने लगी तब आपने यहाँ पे फिर से उसी लाइन को उल्लेख कर दिया और यहाँ पे आपने क्या बता दिया कि 1973 के बाद, जबकि केस आया था 1973 में। ठीक है, तो ऐसी बेसिक गलती आपको नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या, कि आपको इतना डिटेल नहीं देना कि 13 जज थे कि 7 जज थे, 6 नाराज हो गए थे, 3 ने टॉफियाँ नहीं खाई थी, 2 चिंगम खाना भूल गए थे, ऐसा नहीं बताना। ये चीज़ें यूपीएससी का देखो सिंपल सा मतलब है, वो कहते हैं कि आप हमारे आंसर में रिग फार्मूले को इम्प्लीमेंट करें। रिग का मतलब कि कोई पॉइंट आपका रिपीट ना हो, आई का मतलब कोई बात आप इरिलेवेंट ना डालें, जी का मतलब इतना जनरलाइज होकर मत लिखते हैं। ठीक है, तो आप अपने उत्तर में इस रिग फार्मूले का उपयोग किया करें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, और जो आपको लिखना है वो वास्तव में क्या है, आपको जो लिखना है इसमें वो यहाँ से शुरू करना है। इन चीज़ों को, ये बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा, इनको यहाँ से आंसर आपको बताना है। अब आप बताएंगी कैसे, और जब आप बताएंगी तो आप यहाँ पे क्या करेंगी, केवल केशवानंद भारती का ही केस का जिक्र नहीं करेंगी, आप इसमें इंदिरा गांधी के केस का जिक्र करेंगी, इंदिरा साहनी के केस का जिक्र करेंगी, मिनर्वा मिल्स का जिक्र करेंगी, 24वें संविधान संशोधन का जिक्र करेंगी। आप इन सबको यहाँ पे बताएंगी ताकि ये उत्तर काफ़ी बेहतरीन बन सके। ठीक है ना। और पहली बात तो यूपीएससी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगी नहीं। प्री में भले इस बार यूपीएससी ने पूछे, लेकिन मेंस में ऐसे नहीं पूछेगी, काफ़ी अच्छे ढंग से पूछती है। ठीक है, वो हम आपको कराएंगे जब जीएस में अभी आपकी सीरीज शुरू हो रही है उसमें कराएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतनी देर से आप हमें डांट रहे हो, बता ही दो कि इसको सही से लिखा कैसे जाएगा, इतनी मेहनत से हमने लिखा था और आपने एक पल में ही कह दिया कि गलत है। तो देखिए वही बात है, झूठी तारीफ करनी आती नहीं है। एक बार गलती हम बता दें, अगली बार आप नहीं करेंगे, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सामान्य तौर पर पहले ही बता देंगी कि भारतीय संविधान में ना तो बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से, ना ही संसद में इसे पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। बेसिक स्ट्रक्चर वास्तव में संविधान का वो भाग होता है जिसे परिवर्तित कर देने से पूरी की पूरी संविधान की मूल स्पिरिट या मूल आत्मा ही प्रभावित हो जाएगी। अतः सरकार के कार्यों पे या विधायिका के द्वारा मनमानी तरीके से संशोधन किए जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधारणा को केशवानंद भारती के 1973 केस में इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की और समय दर समय अपने कई निर्णयों के माध्यम से इसकी पुष्टि करती रही और बताती रही कि वास्तव में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। ऐसे आपको ये उत्तर बताना है। ठीक है, और इसी में आप 2-3 केसेस का जिक्र कर देंगे और जब जिक्र कर देंगे फिर आप निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्ष की ओर कैसे बढ़ेंगे, आप बताएंगी कि ये बात ठीक है कि आज़ादी के वक्त उस समय देश में कई सारे नियम कानून बनाने की आवश्यकता थी। ये बात भी सत्य है कि उस समय राष्ट्रीय नायकों के ऊपर आम जनमानस का प्रभुत्व अधिक था अपेक्षाकृत न्यायपालिका के। इसलिए आम जनमानस ने आम जन के कल्याण के लिए कई सारे नीतिगत उपागमों की शुरुआत की, किंतु धीरे धीरे जैसे सरकार बदलती गई वैसे वैसे उसमें महत्वाकांक्षाएं प्रबल होने लगी तथा अपने अनुकूल नियम कानून बनाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिसको ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका ने संविधान के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को समायोजित करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। वास्तव में ये बेसिक स्ट्रक्चर न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक सक्रियता की भावनाओं से जुड़ी हुई एक संकल्पना है जो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए मनमाने कृत्यों पर प्रतिबंध लगाती है। ये न केवल जनता की आवाज को या जनता के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करती है, बल्कि उन्हें एक तरीके से संविधान में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करती है। अर्थात ये विधायिका के द्वारा किए गए मनमाने कृत्यों के विरुद्ध एक सेफ्टी वॉल्व है। समझ गए, ऐसे आप बता सकते हैं। तो सॉरी, सेफ्टी वॉल्व मैंने बोल दिया। आप ये बताएंगे सेफ्टी वॉल्व तो होता है कि कृत्यों के प्रति मतलब बचाव के लिए, ऐसा नहीं है, वो तो विधायिका बोलेगी। आपको बताना है कि विधायिका व कार्यपालिका के द्वारा किए गए
या विधेयकों को पास किए गए बनाए गए कानूनों के प्रति एक तरीके का पुनर्निरीक्षण या पुनर्वलोकन की प्रक्रिया है जो सही से नियम कानूनों को संपादित करने के लिए प्रेरित करती है, ऐसे आप बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको उत्तर लिखेंगे। बाकी निश्चिंत रहिए, जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, मतलब GS2 जब पढ़ाएंगे और GS2 में जब गवर्नेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को और अच्छे से डिफाइन करेंगे। देखो होता क्या है ना कि आप लोग इन टॉपिक को इतना डिटेल से पढ़े नहीं होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इन टॉपिक को कोई पढ़ाता भी नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि सामान्य जो पुस्तकें होती हैं उसमें डिटेल में दिया भी नहीं होता है। आप अगर इस चीज़ को आप ये मानकर चलिए कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगी तो तथ्यात्मक है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। DD बसु भी पढ़ेंगी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन तथ्यात्मक ज़्यादा है उसमें भी। लेकिन आप अगर सुभाष कश्यप को पढ़ेंगी तो वहाँ अच्छे से इसको डिफाइन किया गया। आप NCERT को पढ़ेंगी तो वहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया। आप कई सारे ब्लॉक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया। यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस की कुछ बेहतरीन बुक्स को पढ़ेंगी तो वहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया। या राज्यसभा के TV के चैनल को देखेंगे तो वहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें पूरी तरह से संयोजित की जाती हैं, तब जाके एक टॉपिक बनता है, तब इस पर हमारी पकड़ बन पाती है। नहीं तो ऐसा सामान्य अगर आप उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। और यही दिक्कत होती है कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी लास्ट में कहते हैं कि सर हम लिख कर तो 2 पेज आए थे, बट UPSC वाले ने हिंदी मीडियम को नंबर नहीं दिया, अर्थात वो भेदभाव करता है। तो UPSC भेदभाव नहीं करता है। आप धीरे धीरे हमारे साथ आंसर चेक कराती रहेंगी तो यकीनन हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि जिस दिन आप मेंस लिख कर आएंगी उस दिन घर में आकर एग्जैक्टली बता देंगे कि आपके मेंस में 900 के आसपास नंबर आएंगे, 600 के आसपास नंबर आएंगे, 300 आएंगे, क्लियर बता देंगे जितने आपके आने होंगे। ठीक है, तो हम उसी दिशा में आपको तैयारी कराते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है। बाकी इसका एक पूरा बेसिक डायग्राम कह रहा हूँ, पूरा एक PDF इसकी हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। जहाँ ये आपका आंसर भेजा है उसी के जस्ट नीचे आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही आप चाहें तो इसी के नीचे हमने कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिंक में पिन कर दिया है, तो आप उसको भी वहाँ पे पढ़ सकती हैं। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।